वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपके डिमांड पे यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के द्वारा। और ये अगर आप कोर्स को कर दे रहे हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, जिसका हम प्लेलिस्ट आपको बना देंगे। लास्ट 3 मंथ अभी जो हमारा बचा हुआ है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो लगभग 26 मई के आसपास है, ठीक है। तो अभी से लेके देखोगे तो मोटा मोटी जो है हमारे पास फरवरी का महीना है, फिर मार्च का, अप्रैल का और थोड़ा सा मई का महीना है, ठीक। तो लगभग 3-4 महीना हमारे पास है। उसमें अगर अच्छे से एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक सीख लेते हैं, तो आसानी से 100% आपका गारंटीड सिलेक्शन प्रीलिम्स में होगा, ठीक है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मेरे बारे में है। मैं यूपीएससी ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेन 2024 में दिया है, 2020 में दिया है, और इसके पहले यूपी पीसीएस का मेन 2021 में दिया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो देखिए, आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरे तरफ जो है हिंदी में पीडीएफ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली हम लोग जो है 30-40 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। डेली आपका क्लास 1-1.25 घंटे का होगा और वो आपको यूट्यूब पे 9 बजे के आसपास मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो आप साथ में बैठिए और उसको नोट डाउन भी करते रहिए। तो हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स आपको पता है हर साल 20-25 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों मिला के आपको 20-25 क्वेश्चन के आसपास आता है, ठीक। तो ये जो हमने टेस्ट लिया इसमें करंट पोर्शन भी है और स्टैटिक दोनों मिला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है दे आर ज्वाइंटली सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक विद द स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ स्टेक। बोल रहा है इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक जो बैंक होता है, सरकारी बैंक, वो एस्टेब्लिश करता है और राज्य सरकार का हिस्सेदारी इसमें सर्वाधिक होता है। आपको पता है रीजनल रूरल बैंक जो है दोस्तों वो स्टैट्यूटरी बैंक है, ठीक है, क्योंकि उसको कानून के द्वारा बनाया गया था। तो हमारे पास रीजनल रूरल बैंक एक्ट है, ठीक है, 1976, उसके तहत जो है रीजनल रूरल बैंक बनाया गया था, ठीक है। काम इसका क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन का समस्या होता है उनको देना और गांव का विकास करना, फाइनेंशियल रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना, ठीक। अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक में तो इसमें जो मालिकाना होता है वो 3 पार्ट में बढ़ता है, ठीक। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका मालिक होता है, जिसमें 50% जितना भी कैपिटल रहता है रीजनल रूरल बैंक का, 50% वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है। उसके बाद जो सरकारी बैंक होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना होता है? वो होता है आपका 35%। तो दोनों मिला कितना हो? 85%। और बाकी का जो है वो राज्य सरकार के पास रहता है 15%। तो हम देखें तो मेजोरिटी स्टेक किसके पास है? वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक। लेकिन इसमें बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमारा ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है दे आर गारंटीड बाय द आरबीआई एंड सुपरवाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है आरबीआई के द्वारा ये जो है रेगुलेट होता है। तो ये तो ठीक, आरबीआई भी रेगुलेट करता है और नाबार्ड भी इसको रेगुलेट करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका कोई सुपरविजन नहीं करता है, ठीक है। सुपरविजन कौन करता है? नाबार्ड करता है। और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और थोड़ा मोड़ा नाबार्ड भी करती है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर द आरआरबी इज 90% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। देखिए, बैंक जितना क्रेडिट देता है, लोन देता है, ठीक है, उसमें से कुछ परसेंट, जनरली 40% के आसपास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को दिया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये जो लिमिट है वो अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग है। जैसे आरआरबी के लिए बोला गया है कि जितना भी वो लोन देता है उसका 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देगा। प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे आते हैं एमएसएमई आ गया, एजुकेशन के लिए आ गया, एनर्जी के लिए आ गया, तो वो सारा के लिए तो कितना है? 75%। इसलिए तीनों का तीनों हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो बोल रहा है कितने कथन सही हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसीलिए बोल रहा कोई भी कथन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो आपका पेमेंट बैंक का कितना है। रीजनल रूरल बैंक का जितना भी लोन देता है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देगा, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन जो पेमेंट बैंक है, भुगतान बैंक है, वो कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर कितने सही होगा? आपका डी होगा, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है दिस कॉन्सेप्ट discusses that the taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure when the government increases spending by borrowing today, which will be repaid by the taxes in the future. It will have the same impact on the economy as an increase in government expenditure that is financed by a tax increase today. बोल रहा है कि ये आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसकी कौन सा स्टेटमेंट जो है ये ऊपर में जो आपका दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको
बताता है सही से अच्छे से। बोला यह अवधारणा वर्णन करती है कि जो करारोपण होता है, मतलब जो टैक्स दिया जाता है, और बोरोविंग, बोरोविंग मतलब सरकार अगर उधार लेती है, खर्चा लेने के लिए, खर्चा अपना पूरा करने सरकार क्या करेगी, टैक्स लेगी और उधार लेगी। तो बोल रहा है जब खर्चा अपना सरकार मान लो उधार लेके बढ़ाता है, पूरा करता है, तो फ्यूचर में क्या होगा, वो टैक्स के द्वारा पब्लिक से पैसा जो है लेगा, है ना, इंक्रीज कर देगा फ्यूचर में टैक्स। तो बोल रहा है कि वो आज ही की सरकार जो है टैक्स लेके क्यों नहीं पूरा अपना खर्चा कर रहा है, क्यों जो है सरकार उधार लेके अभी उधार ले रहा है, तो पब्लिक को भी दिखेगा कि यार फ्री फ्री में हमको मिल रहा है, टैक्स भी रेट कम है, लेकिन फ्यूचर में सरकार क्या करेगा, ऑलरेडी वो उधार लिया है, उस उधार को उसको पूरा करना है, ब्याज भी देना है, लोन भी पूरा करना है, तो अब क्या करेगा, फ्यूचर में टैक्स को बढ़ाएगा। तो कौन सा अवधारणा जो है, ये जो ऊपर में स्टेटमेंट है, उसको चारों में से कौन अच्छे से परिभाषित करता है। तो बोल रहा है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, स्मिथियन इक्विवेलेंस, फिलिप्स इक्विवेलेंस या नैसियन इक्विवेलेंस। ठीक, तो ये किसका परिभाषा है दोस्तों, ये है आपका रिकार्डियन इक्विवेलेंस, जो ये बोलता है कि फ्यूचर में सरकार जो है अभी तो खर्चा कर दे रही है, लेकिन फ्यूचर में उसी खर्चा को दूर करने के लिए वो सरकार क्या करेगी, लोगों का टैक्स को बढ़ा देगी, तो फ्यूचर जनरेशन में बर्डन पड़ेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, इसको डेविड रिकार्डो ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ गया रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो आंसर उसका हो जाएगा ए। उसके बाद आपको पता है फिलिप्स कर्व, आपको पता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि फिलिप्स जो कर्व है वो किसको परिभाषित करता है, क्या ये टैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को करता है, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो है इन्फ्लेशन को करता है, किसको करता है फिलिप्स कर्व, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है द आउटपुट ऑफ ए जापानीज कार कंपनी लोकेटेड इन इंडिया वुड बी। बोल रहा है एक जापान की कंपनी जो है इंडिया में जो लोकेटेड है, तो वो पैसा कुछ कमाएगी, आउटपुट कमाएगी। आउटपुट मतलब क्या हुआ, वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, कार बना रही है, वो कुछ सेवा भी दे रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग जनरली कर रही है, तो वो किस में काउंट होगा। तो बोल रहा है इंक्लूडेड इन जापान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट इन इंडियाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो जब हम लोग जीडीपी किसी भी देश का काउंट करते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है। अगर वो भारत के टेरिटरी के अंदर, क्षेत्र के अंदर बनता है, भले उसको कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, तब वो उस देश के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, भले जापान की कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, लेकिन इंडिया का एक चीज़ होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं वो सारा चीज़ जो भारत के लोगों के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो भारत का लोग इंडिया में रहे या विदेश में रहे। ठीक है, तो अगर टाटा इंडिया की कंपनी है, ठीक है, अगर वो ब्रिटेन में भी क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक, तो फिर भी हम लोग उसके इंडिया के जीएनपी में उसको काउंट करेंगे। अमेजन अगर इंडिया में काम कर रहा है, तो हम उसको इंडिया के जीडीपी में काउंट करेंगे, क्योंकि इंडिया के क्षेत्र में वो हो रहा है, लेकिन इंडिया के जीएनपी में काउंट उसको नहीं करेंगे, क्योंकि अमेजन जो है वो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो उसी तरह से जापान की कार कंपनी अगर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो इंडिया के जीडीपी में तो काउंट होगा, लेकिन इंडिया के जीएनपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो जापान की है, वो जापान के जीएनपी में काउंट हमारा होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है इंडिया के जापान के जीडीपी में नहीं होगा, क्योंकि जापान के क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ना ही इंडिया के जीएनपी में होगा, क्योंकि इंडिया के लोग उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए ये गलत होगा। बोल रहा है इंक्लूडेड इन बोथ जापान का एंड इंडिया का जीडीपी, नहीं होगा भाई, इंडिया के जीडीपी में होगा, लेकिन जापान के जीएनपी में होगा, इसलिए ये भी गलत है। बोल रहा है इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी, तो हाँ, तो ये तो ठीक है। फिर बोल रहा है बट इन जापान का जीएनपी, तो ये भी, ये हमारा सही है दोनों स्टेटमेंट, तो ये हमारा जो है सी होगा। बाकी डी भी देख लेते हैं। बोल रहा है इंक्लूडेड इन बोथ जापान का जीएनपी एंड इंडिया का जीएनपी, नहीं, जापान का जीएनपी में तो होगा क्योंकि जापान का लोग कर रहा है, लेकिन इंडिया के जीएनपी में नहीं होगा क्योंकि विदेशी लोग कर रहा है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, सी। तो आपको समझ में आ गया जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। बस ये याद रखना, जहाँ भी जीडीपी का बात होगा तो हम भारत का क्षेत्र देखेंगे। ठीक, भारत का क्षेत्र, जैसे भारत का हवाई जहाज अगर उड़ रहा है, भले वो कहीं भी है, लेकिन वो भारत का टेरिटरी है। ठीक है, अगर भारत का दूतावास अगर अमेरिका में भी है, तो वो इंडिया का टेरिटरी है, वो दूतावास का क्षेत्र। तो जो भी इंडिया के क्षेत्र में प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया का जीडीपी में काउंट होगा। और वो मान लो कोई सामान है, वो उसको कोई भी मतलब इंडिया के लोग कहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंडिया का जीएनपी में काउंट होगा। तो याद रखना है कि जीएनपी में हम लोग क्या देखते हैं कि उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर भारत के लोग कर रहा है तो काउंट करेंगे, भले कहीं भी रह रहा हो। और जीडीपी में क्या देखेंगे कि भारत का क्षेत्र में हो रहा है या नहीं हो रहा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4। देखिए इंडिया का जो जीडीपी होता है वो इंडिया के जीएनपी से अधिक है ना। इंडिया का जो जीडीपी है
वो जीएनपी से अधिक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती है, लेकिन इंडिया के लोग विदेश से उतना पैसा नहीं कमाते हैं, क्योंकि इंडिया कंपनी विदेश में बहुत कम है। इसलिए इंडिया का जो जीडीपी है वो जीएनपी से क्या है, हमारा अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड मनी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक, देखो पूरा जो मनी सप्लाई है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है, और एक को बोलते हैं ब्रॉड मनी। नैरो मनी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, M1 और M2, और ब्रॉड मनी को दो पार्ट में बांटते हैं, M3 और M4। ठीक है, चाहे आप M1 लो, M2 लो, M3 लो, M4 लो, ठीक है, सब में एक चीज़ कॉमन होगा क्या, कि जो भी पब्लिक के पास करेंसी है, ठीक है, कॉइन एंड करेंसी जो पब्लिक के पास है वो सब में जुड़ता है, M1 में भी, M2 में भी, M3 में भी, M4 में भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन चल रहा है, उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, राइट, जो अभी हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन के नाम से होगा। तो अब मैंने बताया था कि M1, M2, M3, M4 कोई भी हो, उसमें क्या है कि करेंसी जो पब्लिक के पास है वो इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो M1, M2 को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। ठीक है, नैरो मनी में जब टाइम डिपॉजिट हम लोग जोड़ देते हैं, जो बैंकों के पास हम लोग पैसा जमा करते हैं, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, तो हमको मिलता है ब्रॉड मनी। तो M3 और M4 में क्या है, बैंकों वाला चीज़ शामिल है, वो भी कौन वाला, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, समझे। तो बोल रहा है कि ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, M3 M4 को। उसमें क्या होता है कि टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, तो ये तो होगा ही पोस्ट ऑफिस वाला, प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट भाई M1 में भी है और M2 में भी है। ठीक है, M1 M2 में दोनों में आपका डिमांड डिपॉजिट जो है वो आपका है ही। ठीक है, और M3 में क्या हो जाता है, बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वो भी होता है। ठीक है, और M4 में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के पास भी जो पैसा जमा होता है वो भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ब्रॉड मनी में नैरो मनी वाला तो होता ही है, M1 M2 होगा ही, लेकिन उसके अलावा बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट होता है या पोस्ट ऑफिस के पास जो जमा होता है वो भी हमारा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टाइम डिपॉजिट भी होता है और डिमांड डिपॉजिट भी है। डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो हम खोलते हैं उसको मांग जमाएं बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। ठीक है, समझ में आया आपको कि M1 M2 M3 M4 क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं तो वो भी आप देखिए। ठीक है, जहाँ पे आपको थ्योरी के द्वारा रिवीजन किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग MCQ कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कि अंडर दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द कॉस्ट इज कम्प्लीटली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट इनवाइट्स बिड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट। द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज मिनिमल एंड इज लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। बोल रहा है कि पीपीपी मॉडल का चारों एक पार्ट है। पीपीपी मॉडल क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक मतलब सरकार और प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र दोनों मिल के जो है किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बोल रहा है कि इस पीपीपी मॉडल में आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है। और इस पीपीपी मॉडल में पूरा जितना खर्चा है वो सरकार वहन करती है। पूरा सरकार कौन वहन करता है, सरकार। ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है वो क्या लेके आती है, नीलामी कराती है। और प्राइवेट प्लेयर को बोलती है कि हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, आप अपना टेक्नोलॉजी लाइए, इंजीनियरिंग लाइए। ठीक है, और सारा चीज़ सरकार देगी, चाहे वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है, खर्चा उर्चा सब, लेकिन प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, बस उसको बनाएगा, अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, समझे। तो ये कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मॉडल, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल इसको बोला जाता है। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इंजीनियरिंग दिमाग लगाती है, बाकी प्रोक्योरमेंट करना सामान को, और वो किसका काम है, सरकार का। और कंस्ट्रक्शन कौन करती है, प्राइवेट प्लेयर लोग करती है, बनाती है, लेकिन पूरा खर्चा कौन वहन करता है, वो करता है आपका सरकार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं EPC मॉडल। इसके अलावा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल भी होता है। बिल्ट ऑपरेट मतलब प्राइवेट लोग बिल्ड करेगा, उसको कुछ चलाएगा, और खर्चा भी उसका जब निकल जाएगा, उस प्रोजेक्ट को बनाने में वो खर्चा भी करता है। ठीक है, कुछ पैसा सरकार देता है और कुछ पैसा प्राइवेट देता है, और प्राइवेट लोग उसको, उस प्रोजेक्ट को चलाता है। जैसे रोड बना लिया, रोड को वो चलाएगा, उसे टोल कलेक्ट करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, और जब उसका पैसा खर्चा हो जाएगा, तो मतलब पैसा वसूल हो जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और सरकार जो है कुछ कुछ पैसा उसको सालाना जो है एनुअल के रूप में देती है, एनुअली देती है, इसीलिए उसको बोला जाता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा पैसा सरकार वहन नहीं कर रही है, प्राइवेट लोग वहन कर रहा है। दूसरा है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र टोल मॉडल। तो जो ये वाला मॉडल है A और C, इसमें दोनों एक ही जैसा है, इसमें भी प्राइवेट लोग दे रहा है, लेकिन एन्युटी मॉडल में सरकार जो है कुछ कुछ सालाना पैसा देती है। इसमें सरकार सालाना नहीं देती है, प्राइवेट लोग बोलते हैं कि जो भी आपने पैसा खर्चा किया आप खुद जो है उसको चला के वसूल लो, तो ये भी नहीं होगा। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल और हमारा EPC मॉडल का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
तो जाहिर सा बात है अगर कॉम्बिनेशन है तो प्राइवेट लोग पैसा दिया होगा, क्योंकि बीओटी मॉडल में प्राइवेट लोग पैसा देते हैं, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईपीसी मॉडल, जहाँ पे प्राइवेट लोग टेक्नोलॉजी लगाता है, इंजीनियरिंग लगाता है, बाकी पूरा पैसा खर्च करना कौन करता है, वो आपका सरकार करता है। ठीक, चाहे रॉ मटेरियल को बुलाना हो या सारा चीज़ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ठीक है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेजरी बिल। टी बिल के बारे में है। ठीक है, टी बिल क्या होता है दोस्तों, एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है जिसके द्वारा जो है सरकार पैसा जो है वो मार्केट से कलेक्ट करती है। ठीक है, ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल को जो है डिस्काउंट पे बेचा जाता है, मतलब 10-100 रुपये का है तो सरकार बोलेगी कि 90 रुपये हम आप 90 रुपये में आप खरीद लीजिए, और जब इसका मैच्योरिटी हो जाएगा, जनरली मैच्योरिटी 1 साल होता है, जब इसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो फिर हम आपको 100 रुपये देंगे। तो अलग से सरकार कोई ब्याज नहीं दे रहा है, आप खरीदते हो 90 पे और सरकार आपको 100 रुपये दे रही है वापस, जब आप सरकार को ट्रेजरी बिल वापस कर रहे हो तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, सरकार अलग से कोई जो है ब्याज नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन सिक्योरिटी बोला जाता है, क्योंकि इस पर अलग से कोई ब्याज आपको जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, इसको डिस्काउंट पे बेचा जाता है, और फेस वैल्यू मतलब जितना उसका पूरा मूल्य था उस पर आपको वापस सरकार ले लेती है। ठीक है, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब उसका जो कितने समय के लिए दिया जाता है, तो 91 दिन के लिए दिया जाता है, 14 दिन के लिए, 91 दिन के लिए, ठीक है, फिर 182 डेज के लिए दिया जाता है, और फिर आपका 364 दिन, मतलब 1 साल से कम इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, उसी के इसलिए इसको शॉर्ट टर्म चीज़ के लिए बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 साल से कम जिसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। ठीक है, ये सरकार को जो है खर्चा वहन करने में मदद करता है। तो बोल रहा है दे आर द जीरो कूपन सिक्योरिटी दैट आर इशूड एट डिस्काउंट, तो सही बात है, उसको जो है छूट पर जारी किया जाता है, जैसे 100 का 90 पे, एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जो है जब मैच्योरिटी हो जाता है तो फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये पे उसको सरकार वापस कर लेती है, भुनाया जाता है, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा दे आर लॉन्ग टर्म, भाई लॉन्ग टर्म नहीं, हमने भी बताया ये शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से कम सके, जनरली 14 दिन या 91 दिन या 82 दिन, 182 दिन या 364 दिन, इसलिए ये हमारा जो है वो गलत होगा। ठीक है, याद रखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है ना वो सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो बोला कौन सा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा जो है दोस्तों वो करेक्ट है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भुगतान का संतुलन बोलते हैं। इसमें जो होता है दो चीज़ों में इसको हम लोग बांटते हैं, एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट चालू खाता, और एक को बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम लोग दो चीज़ को शामिल करते हैं, एक को बोलते हैं विजिबल, ठीक है, दृश्य, और एक को बोलते हैं इनविजिबल, अदृश्य। विजिबल में मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो, गुड्स जैसे वस्तु, और इनविजिबल में 3 चीज़ रखते हैं, सर्विस मतलब सेवा क्षेत्र, इनकम, ठीक है, और ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, ये सब क्या होता है, आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक ही चीज़ सब पढ़ लेंगे। इनविजिबल में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ होता है, बैंकिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और लोन। बस आप ये समझ लीजिए जो डे टू डे होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसको करेंट अकाउंट में रखा जाता है, और कैपिटल अकाउंट में जहाँ आपको एसेट और लाइबिलिटी, परिसंपत्ति और लाइबिलिटी का लेखा जोखा होता है, उसको कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, पूंजी खाता में रखा जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि एक देश का जो निवासी है वो विश्व के जो एक देश का निवासी जो है वो गैर निवासी, मतलब जो भारत का गैर निवासी नहीं है, उसके साथ कितना लेन देन कर रहा है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में दोनों में देखा जाता है, और उसके आधार पे अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसको उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर करेंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट, और अगर हम पूरे विश्व का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि एक देश अगर किसी से सामान खरीदा होगा तो पैसा कमाया होगा, मतलब अगर सामान खरीदा होगा तो इसका मतलब पैसा खर्च हुआ होगा, और वो पैसा किसी दूसरे देश के पास गया होगा, तो ओवरऑल करेंगे तो प्लस माइनस करके जीरो आ जाएगा। इसलिए पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो जीरो होता है, और उसको कैलकुलेट कौन करता है, IMF। ठीक है, तो IMF कैलकुलेट करता है पूरे विश्व का बैलेंस पेमेंट कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, और IMF का एक मैनुअल है, एक बुक है, मतलब एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो है हर देश जो है बैलेंस पेमेंट अपना निकालता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बैलेंस पेमेंट क्या है। चलिए अब देखिए जो स्टेटमेंट पूछा है कि बैलेंस पेमेंट का सर्वोत्तम
जो है कौन अच्छे से परिभाषित करता है। बोल रहा है इट इज़ ए कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, हो सकता है उसमें सरकार भी आ जाए, निवासी में सरकार भी आ सकता है, सरकार भी इसी देश का निवासी है, लेकिन सिर्फ सरकार नहीं होगा। हमने यहाँ पर बात किया निवासी का, वो हम और आप भी हो सकते हैं, ठीक। इसलिए ये वाला जो है पूर्ण सर्वोत्तम वर्णन नहीं करता है। आगे भी देखेंगे, अगर मान लीजिए बाकी ऑप्शन अगर इससे ख़राब होगा तो ए ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको भी काट नहीं रहे हैं, बाकी देख रहे हैं और इससे कुछ है क्या। फिर बोल रहा है इट इज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ए कंट्री डोमेस्टिक बजट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू। ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि सरकार का बजट उजट, तो हमने बात ही नहीं किया कि सरकार का खर्चा और टैक्स का रेवेन्यू, ये तो हो ही नहीं भाई, ये तो आपका जो है वो बजट का परिभाषा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इट इज़ ए मेजर ऑफ कंट्रीज नेट फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज तो उतना भी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब तो खाली विदेश से आप जो मुद्रा का लेन देन कर रहे हो, तो आप, लेकिन इसमें तो सामान वामान जो आप बेच रहे हो या सर्विस वर्विस, वो तो इसमें काउंट हुआ ही नहीं, इसलिए ये भी जो हमारा सर्वोत्तम वर्णन जो है वो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बोले इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विस एंड रेसेड बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड। ये सही है, या किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो ये एकदम जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। कभी कभी क्या होगा, ये हो सकता है कि ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, इसके जगह कुछ और लिखा होगा, तो उस केस में जो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए होता। लेकिन इसलिए जब भी आपका ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोत्तम वर्णन, तो आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, ये नहीं कि शुरू स्टेटमेंट को ही पढ़ के टिक मार लो, क्या पता सबसे बेस्ट वर्णन जो है अंतिम में हो, ठीक। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द एमएसएमई कैटेगराइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो एमएसएमई का कैटेगराइजेशन को लेके, अब ये जो चीज़ है दोस्तों वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जो बजट है उसमें सरकार ने एमएसएमई का कैटेगराइजेशन को चेंज कर लिया है। हम आपको बताते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अभी बजट आया है उसमें है, ठीक। आप देख सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो देखो, कोई भी अगर माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ तक है या फिर टर्नओवर 10 करोड़ तक है। पहले क्या था 1 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। तो अब क्या है 2.5 करोड़ और 10 करोड़, मतलब लगभग 2 गुना हो गया। स्मॉल इंटरप्राइज किसको पहले बोलते थे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है या फिर टर्नओवर 50 करोड़ तक। लेकिन अब देखिए रिवाइज करके क्या बोल दिया गया, 25 करोड़ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ कर दिया गया। मीडियम इंटरप्राइज किसको बोलते थे, जिसका इन्वेस्टमेंट पहले 50 करोड़ था, अब रिवाइज करके क्या कर दिया गया 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर कितना था पहले 250 करोड़ तक था, लेकिन अब कितना है 500 करोड़। तो अब ये चेंज हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद याद कर लीजिएगा अब क्या है, पहले क्या था, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है ये पहले के डेटा के अनुसार है, इसलिए आप इसको आप छोड़ दीजिएगा, बस आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन को आगे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पुराने डेटा के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है निवेश एफपीआई के संदर्भ में है। देखो एफडीआई और एफपीआई जो होता है दोस्तों, वो आपका कैपिटल अकाउंट का जो है वो पार्ट हमारा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इससे एसेट और लाइबिलिटी जो है वो प्रभावित होता है, परिसंपत्ति और देयताएँ, ठीक है। देखो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई में होता है डायरेक्ट जो है बाहर के लोग कंपनी जो है किसी इंडिया की कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करती है इस मकसद से कि लॉन्ग टर्म में हम उससे पैसा कमाएंगे। ये नहीं होगा कि आज उसका शेयर खरीद के कल बेच देंगे, लंबे समय के लिए आती है, नया टेक्नोलॉजी लेके आती है, ठीक है। और वो एफडीआई इसलिए एफपीआई से वो अच्छा होता है, ठीक है। जनरली किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर खरीद रहे हैं और वो 10% से अगर अधिक है उसका पेड अप कैपिटल से 10% से अधिक, तो उसको एफडीआई के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कोई कंपनी सरकार कोई भी कंपनी है, अगर वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, ठीक है, तो उसमें अगर आप निवेश कर रहे हो और 10% से अगर आप अधिक कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एफडीआई। याद रखना है, कोई अगर लिस्टेड कंपनी है उसमें अगर आप निवेश कर रहे हो 10% या उससे अधिक तो उसको एफडीआई कहलाएंगे, और 10% से अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे एफपीआई, ये लिस्टेड कंपनी के लिए। और वैसी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, स्टॉक में एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, सूचीबद्ध नहीं है, गैर सूचीबद्ध है, उसमें आप कितना % भी इन्वेस्ट कीजिए उसको एफडीआई कहेंगे। तो याद क्या रखना है, अगर आप लिस्टेड कंपनी में निवेश कर रहे हो, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये लिस्टेड है हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें आप 10% से अधिक इन्वेस्ट करेंगे तो उसको एफडीआई बोलेंगे,
ठीक है। कोई अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे मान लो कल जीरो आई है, सभी कंपनी तो है नहीं, मान लो कोई भी कंपनी XYZ, वो अनलिस्टेड है, शेयर मार्केट में रजिस्टर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो उसमें आप कितना भी इन्वेस्ट करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे FDI है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो FDI और API में अगर पूछेगा कौन अच्छा होता है तो FDI अच्छा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, टेक्नोलॉजी के लिए लेके आता है, एक्सपर्टीज लेके आता है, ठीक है। तो बोल रहा है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन। तो सही बात है, कोई व्यक्ति अगर बाहर का है, वो भारत की कंपनी में किसी कंडीशन में, हमने देख लिया अगर लिस्टेड कंपनी है तो 10% से अधिक, और अनलिस्टेड है तो कितना भी, तो उसको FDI बोलते हैं। तो ये हमारा ठीक है। फिर बोल रहा है API ऑफन लीड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मैंने बताया भाई API से टेक्नोलॉजी नहीं आता है। API तो इसलिए आता है भाई, उसको बस हमको शेयर खरीदना है और प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे और लॉस होगा तो निकल जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आता है। लेकिन FDI जो होता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेके आता है, जॉब क्रिएशन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलपमेंट करता है। लेकिन जो FPI होता है वो लिक्विडिटी, मतलब तरलता आता है मार्केट में, और एफिशिएंसी, फाइनेंशियल मार्केट को उसी से हमारा जो है शेयर वेयर बिक रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, तो उसमें FPI से लिक्विडिटी लेके आता है मार्केट में, तरलता मतलब पैसा लेके आता है, दस्ता लेके आता है। तो इसने एक्सचेंज कर उल्टा कर दिया, यहाँ पे FPI यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे FDI होना चाहिए, और FPI को यहाँ लिखना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ये सही होता है, इसलिए ये हमारा गलत है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है दोस्तों, कौन सा कथन सही है। आपको जब भी पूछेगा ना तो आप गोला कर लीजिएगा, इससे आपको कभी भी गलत नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा केवल 1, ठीक। आगे बढ़िए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो WTO दोस्तों जो बना था, तो IMF और वर्ल्ड IMF जो होता, ठीक है, और हमारा कौन था दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक। इस और एक और संस्था था जिसका नाम था GATT। तीनों संस्था जो है एक साथ बना था, और उसके लिए हमारा अमेरिका के में एक जगह था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, और वहाँ पे 3 संस्था का उदय हुआ था। एक है आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF, और तीसरा है GATT। यही GATT जो है आगे चल के WTO बनता है, जब उरुग्वे राउंड ऑफ मीटिंग होता है तब, ठीक है, समझ रहे हो। 1995 के आसपास क्या होता है, WTO गैट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले देखो क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा गलत हमको पहचाना, सही नहीं है। बोल रहा है ऑल द यूनाइटेड नेशन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO, जितने भी देश हैं मतलब यूनाइटेड नेशन के सभी इसके मेंबर हैं, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि जितने भी लोग हैं सभी यूनाइटेड नेशन में कितने देश हैं, 193 इसके देश हैं, लेकिन WTO में कितना मेंबर है, लगभग 164 के आसपास, मतलब बहुत सारे देश हैं जो WTO का मेंबर नहीं होगा, राइट। जैसे आपको समझ लीजिए कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान ये सब जुड़ा हुआ बहुत सारे देश हैं जिसको यूनाइटेड नेशन तो मान्यता देता है, लेकिन वो WTO का मेंबर नहीं है, इसलिए हमारा गलत होगा, ठीक। फिर बोल रहा है कि द जनरल काउंसिल इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO। जो जनरल काउंसिल होता है वो सबसे बड़ा बॉडी होता है, निकाय होता है जो WTO का। इसका मीटिंग जो होता है वो 2 साल में एक बार हमारा होता है, जिसमें जितने भी इसके सदस्य देश हैं उसके नेता लोग इसमें आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, और वहाँ पे वार्तालाप होती है कि कैसे जो है हम लोग फ्री ट्रेड को जो है प्रमोट करेंगे, ठीक। इसलिए ये हमारा जो है एकदम सही है। आपको बताना है कि 2023 में जो WTO का मीटिंग हुआ वो कहाँ हुआ, क्या वो मीटिंग UAE में हुआ या कहीं और हुआ, बताइए। फिर बोल रहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WTO इज़ टू अचीव द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। देखो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो करना है दोस्तों, ठीक है, ये किसका जिम्मेदारी, ये IMF मेंटेन करता है कि भाई एक्सचेंज रेट जो है वो क्या रहे, आपका स्टेबल रहे। WTO का तो मेन काम है व्यापार को करना, कि व्यापार में कोई रुकावट ना हो। विनिमय दर जो होता है वो IMF का काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जो डील करता है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा। WTO का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, बस ये इसका है कि व्यापार जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, कि जो एक मुद्रा दूसरे मुद्रा के रिस्पेक्ट में जो है स्टेबल रहना चाहिए, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, वो IMF का है, ठीक। इसलिए वही वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को वही डील करता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो पूरा कौन हम कितने स्टेटमेंट गलत है बताइए, 2 स्टेटमेंट गलत है हमारा, पहला और तीसरा, तो केवल 2 होगा, ठीक। चलो, इसलिए हमारा 10 का आंसर हो जाएगा B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, ठीक है।
बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेंसस इंडिया। भारत में कृषि को लेके दोस्तों होता है क्या, जनगणना। तो उसके संदर्भ में हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमको ये बताइए कि भाई जो एग्रीकल्चर का सेंसस होता है वो कितने समय में होता है, ठीक। ये होता है दोस्तों 5 साल। भारत का जनगणना होता है 10 साल में, और एग्रीकल्चर का जो सेंसस होता है वो होता है आपका 5 साल में। कौन करेगा, जाहिर सा बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगा एग्रीकल्चर सेंसस, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सही है। फिर बोल रहा है इट इज़ कैरिड आउट एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार के प्रायोजित योजना के तहत आता है, जाहिर सा बात है। जितने भी सेंसस वेंसस दोस्तों होता है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, चाहे वो पॉल्यूशन से, चाहे वो जनसंख्या का पॉपुलेशन सेंसस हो, जनसंख्या का जनगणना, या फिर एग्रीकल्चर का सेंसस, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इसको कवर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर बोल रहा है पहला जो जनगणना हुआ वो कैरिड आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान। आपने कहीं कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि पहला जनगणना अगर होता एग्रीकल्चर सेंसस करते हैं तो फिर भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन का हम लोग को लाने का क्यों ज़रूरत पड़ता है। हम लोग तो एग्रीकल्चर पे उतना फोकस ही नहीं कर रहे थे शुरू से, है ना। तो हम लोग जब फोर्थ 5 year प्लान हुआ 1970-71 में, तब जाके हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो करना चालू किया, ठीक है, समझ रहा है। और 2021-22 का जो जनगणना है, ठीक है, वो हमारा भारत का 11वां जो है वो जनगणना है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो है वो आपका जनगणना होता है। तो जिला के स्तर पे वो लोग अपना रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है, राज्य सरकार उसको प्रिपेयर करती है उस रिपोर्ट को, फिर वो सेंटर के पास रखती है, फिर सेंटर उसको एनालाइज करके जो है वो रिपोर्ट लेके आता है। तो कब हुआ था, फोर्थ 5 year प्लान में हुआ था 1970 से 71। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गरीबी हटाओ जो आपको घोषणा हुआ था, गरीबी हटाओ जो आपका वो लोग लेके आए थे कि गरीबी हटाओ, किस प्रधानमंत्री ने लेके आया था और कौन से 5 year प्लान में आया था, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। क्या वो 5वां प्लान में था या 6ठे में था, बताइए लिख के। तो इसलिए हमारा ये वाला जो होगा ये गलत होगा। तो कितने कथन सही हैं, तो सिर्फ 2 ही कथन सही है, 1 और 2। तो 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक और चीज़ बताइए कि जो टाइगर का जनगणना होता है, टाइगर सेंसस, वो कितने समय में होता है। और जो फॉरेस्ट हम लोग सर्वे करते हैं फॉरेस्ट का, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं, वो कितने साल में होता है, ठीक है। और हाथी का जनगणना कितने साल में होता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये सब जो आपको होमवर्क दे रहे हैं ये ज़रूर बताइए, इससे क्या होगा आपको धीरे धीरे फैक्ट जो होगा, फैक्चुअल नॉलेज वो स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, नेट इनकम फ्रॉम शिपिंग सर्विस, नेट इनकम फ्रॉम टूरिज्म, नेट इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विस। बोल रहा हाउ मेनी ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूट नेट नॉन फैक्टर इनकम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। देखिए जो नेट नॉन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है दोस्तों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन के कारक किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें रखते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो लैंड से आप क्या कमाते हो, रेंट, लेबर से आपका क्या कमाते हो, वेज, कैपिटल से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और इंटरप्राइज से क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो आप पैसा कमा रहे हो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसके अलावा और भी चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हो, चाहे आप सेवा सेवा दीजिए, ठीक है, सेवा दे के पैसा कमाइए। तो इसमें तो आप ये नहीं दे रहे हो, मान लो आप कोई किसी को इधर से उधर मूव कर रहे हो जहाज़ से, ठीक है, तो उसमें कोई मजदूर तो नहीं काम नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो रखना है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर से जो आप कमा रहे हो, चाहे वो रेंट हो, वेज हो, इंटरेस्ट या प्रॉफिट हो, उसको हम लोग फैक्टर इनकम में रखते हैं, ठीक। जो आप सर्विस से कमाते हो, सेवा बेच के हो, तो कुछ कोई भी सेवा बेच सकते हो, चाहे वो आप शिपिंग सेवा बेचिए या टूरिज्म से पैसा कमाइए, बैंकिंग से सर्विस से। तो कोई भी सर्विस से अगर पैसा कमा रहे हो तो उसको नेट नॉन फैक्टर बोलते हैं, उसको फैक्टर इनकम नहीं बोलते हैं। फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि कितने इंक्लूड होते हैं नॉन फैक्टर में, ठीक है, गैर उत्पादन आय में, तो सभी होगा ऑल 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी। आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है सिर्फ जो सर्विस वाला होता है उसको नॉन फैक्टर में रखते हैं, फैक्टर इनकम मैंने बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। AIIB को दोस्तों
हम लोग चाइनीज़ बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये चाइना के द्वारा बनाया गया बैंक है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर ये हाल ही में बनाया गया है, 2016 में इसको बनाया गया है। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें लगभग जो है 100 से ऊपर देश है, मतलब 109 देश है, तो मोटा मोटी याद रखना 100 से ऊपर देश हैं। ठीक है, और कोई भी जो देश इसका मेंबर बन सकता है, जो भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है वो इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ठीक, या फिर जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, चाइना ने इसलिए इसको रखा है ताकि बहुत सारे देश इसका मेंबर बने। ठीक है, और कोई भी देश मेंबर बन सकता है, और कोई भी नॉन सॉवरेन जो सरकार नहीं है वो भी इसका मेंबर जो है वो बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए रिलायंस इसका मेंबर बनना चाहता है, तो रिलायंस भी मेंबर बन सकता है, लेकिन इंडिया के परमिशन से। ठीक है, तो कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो सरकार हो या सरकार ना हो। ठीक है, क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। ठीक है, क्लियर। तो बोल रहा है इट वॉज फाउंडेड विद द पर्पस टू एक्ट एज अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप और प्रोवाइडिंग फंड्स टू मेंबर कंट्री। तो एकदम सही बात है, इसलिए इसको बनाया गया था ताकि चाइना वर्ल्ड बैंक को क्या कर पाए, काउंटर कर पाए। ऐसा जो है चाइना ने कभी बोला नहीं है, लेकिन मेन जो अगर आप पढ़ोगे ना, मेन मकसद यही था। लेकिन जब आप ऑफिशियल देखोगे कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, तो इसका मेन मकसद था कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलजुल के काम करना। लेकिन चाइना के दिमाग में था कि भाई वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव कुछ लेके आना। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में यूरोप के देश का और जो वेस्टर्न कंट्री है उसका दबदबा है। लेकिन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमको ऑफिशियल स्टैंड में जाना है। तो इसका मकसद क्या था समझ में आ गया चाइना के हिसाब से। लेकिन पेपर में क्या दिखेगा कि वर्ल्ड बैंक से मिलजुल के ये काम करेगा। इसलिए और इसके स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। ये की गई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से ये हमको नहीं लिखना है, इसलिए ये वाला जो है वो गलत होगा। बोल रहा है कि इट इज हेड क्वार्टर इन बीजिंग, तो सही है, इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में। बोल रहा है इट हैज़ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द डेलिब्रेशन ऑफ द यूएनजीए। बोल रहा है यूएनजीए में इसको जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है, पर्यवेक्षक जो है दर्जा प्राप्त है। तो सही बात है, 2018 में जो है इसको यूनाइटेड नेशन यूएनजीए ने उसमें परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब वो ऑब्जर्व वहाँ पे कर सकती है, उसको वोटिंग देने का इसका अधिकार नहीं है, हाँ अपना बात रखने का AIIB संस्था को रखने का है। याद रखना इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, चाइना के द्वारा बनाया गया है, और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, सोवरेन हो या नॉन सोवरेन हो, यह ध्यान रखना है हमको। और इसका लगभग 100 से ऊपर देश इसके मेंबर हैं, और यूएनजीए में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो कितने कथन सही है, ठीक है, तो इसके जो है 2 का स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि एक पहला हमारा गलत है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं दोस्तों 14। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने बताया था जीडीपी, हमने क्या बताया दोस्तों, जीडीपी से हमको जीएनपी निकालना पड़ता है। तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब नेट फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गया क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप से जो आप वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट और रेंट कमा रहे हो वो। तो नेट इस क्यों हम लोग लगाए, नेट मतलब भारत के लोग बाहर से कमाते होंगे, और ठीक है, और इंडिया से बहुत सारे लोग कमाते होंगे पैसा, तो उसमें हम लोग को जो पैसा हमको इंडिया के लोग कमा रहे हैं उसको जोड़ देंगे जीडीपी में, और जो पैसा इंडिया के टेरिटरी से लोग कमा के जा रहे हैं विदेशी, ठीक है, उसको पैसा घटा देंगे, तो उससे आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम। तो जीडीपी में जब नेट फैक्टर इनकम आप एब्रॉड जोड़ देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपी। ठीक है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया की कंपनी विदेश से उतना पैसा नहीं कमाती है जितना बाहर की कंपनियाँ इंडिया से पैसा कमाती है, इसलिए जीएनपी जो होता है इंडिया में जीडीपी से कम है। तो बोल रहा है कि जीएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग है, जीएनपी जो है जीडीपी में जोड़ने से बनता है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी। जब भी आपको नेट निकालना है ग्रॉस से तब आपको डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए, चाहे जैसे हमको जीएनपी है, ठीक है, या जीडीपी है, हमको जीडीपी से मान लो निकालना है, हमको निकालना है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी नेट का बात होगा ग्रॉस से जब हम भी नेट जाएंगे तो कुछ चीज़ को घटा देंगे। देखो, अगर कोई कंपनी है मैगी बना के बेच रही है तो उसका मशीन जो होगा उत्पादन, तो मैगी का गुड्स और मैगी जो बना रही है वो जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन मशीन जिस मशीन से मैगी बन रहा है वो समय से ख़त्म भी होगा, नष्ट भी होगा, तो उसका डिप्रिसिएशन होगा, उसका मूल्य ह्रास होगा,
और कुछ समय बाद उसको मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको दिख तो रहा है कि कोई मशीन जो है 100 मैगी बनाया और उसको काउंट हो गया, चलो 1000 रुपये का मैगी जो है वो बना, लेकिन कुछ पैसा जो है कुछ समय बाद क्या होगा, ये मशीन काम करना बंद कर देगा। तो हमको अलग से तो हम पैसा नहीं निकाल रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ समय बाद इस मशीन को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कैपिटल गुड्स से प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग जो उत्पादन करते हैं वो कैपिटल गुड्स से करते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है जो उत्पादन में, ठीक है, जो उत्पादन में पार्टिसिपेट करता है, उत्पादन, ठीक है, पर जो प्रोडक्शन लाने में मदद करता है, उसको कंज्यूम हम नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो उत्पादन को करने में मदद करता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा, मतलब वो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होगा किस सेंस में, मतलब उसका उपभोग नहीं होगा, है ना। जैसे कि हमारे घर पे अगर मान लो फ्रिज है तो उससे आप कुछ उत्पादन नहीं करो, वही फ्रिज अगर रेस्टोरेंट में होगा तो उससे आप फ्रिज से में आप केक रखो और उसको फिर बेचो तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही घर में अगर हो रहा है तो उसका कोई काम नहीं है, मतलब उसका इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कैपिटल गुड्स से कुछ उत्पादन करते हैं तो उसका मूल्य जो है ह्रास होता है, तो उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमको एनडीपी मिलता है। तो जब भी आपको नेट निकालना है तो आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, मतलब घटाओगे। तो ये एकदम सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है टू ओनली। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर स्टार्टिंग में कम कम, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको लग रहा है। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमएसपी। एमएसपी बहुत न्यूज़ में था, आपको पता है कि किसान लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई एमएसपी के लिए कानून लेके आइए, है ना। तो एमएसपी जो एक समिति है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सीएससीपी, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है कमेटी सरकार को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को सलाह देती है कि 22 फसलों पे एमएसपी लाने के लिए, और शुगर केन पे एफआरपी आता है। ठीक है, तो 22 फसलों पे क्या आता है, एमएसपी, और एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो शुगर केन के लिए आता है, गन्ना के लिए आता है। तो सीएससीपी जो है वो सलाह देती है और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अनाउंस करता है। जनरली जब फसल लगता है तो उसके पहले जो है इसको अनाउंस किया जाता है, जनरली साल में 2 बार। ठीक है, फसल लगने के पहले, खरीफ क्रॉप एक रबी क्रॉप। तो इसमें टोटल कितने क्रॉप कवर है, 22 क्रॉप। और क्रॉप फसल को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे कुछ फसल खरीफ क्रॉप कहलाते हैं, जैसे जिसमें आता है चावल हो गया, जो ज़्यादा पानी चाहिए, चावल, बाजरा, ज्वार, ठीक है, मेज, मक्का, रागी, तुअर, मूंग, उड़द, चना, सूरजमुखी का बीज, सोयाबीन, सीसम, नाइजर सीड, कॉटन, ये वो खरीफ में। कुछ क्रॉप रबी क्रॉप में आते हैं, रबी क्रॉप में। ठीक है, तो रबी क्रॉप में क्या आएगा, वीट, ग्राम, बारले, मसूर दाल, रेप सीड, सरसों, सैफ्लावर। फिर कुछ क्रॉप कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक क्रॉप, जिसके जैसे जूट, जैसे नारियल, ठीक है, जैसे गन्ना। तो इसमें भी एफआरपी होता है। गन्ना के लिए एमएसपी को हम लोग नया नाम दे दिए हैं, क्या, एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक, चलिए तो अब देखिए, बोल रहा है एमएसपी एम्स टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन दस प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल। तो एमएसपी इसलिए लाया गया है ताकि किसान को फिक्स अमाउंट पैसा मिले, और जब उसका सामान बहुत कम मार्केट में मिलने लगे तो उससे बचाव मिले। मान लो किसी समय हुआ कि मार्केट में प्याज 2 रुपये किलो मिलने लगा तो किसान को लॉस होगा, इसलिए सरकार एमएसपी डिसाइड कर देती है कि ठीक है कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। तो एमएसपी जो है वो का उद्देश्य यही है, किसान को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है, और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादन की आपात बिक्री, डिस्ट्रेस जो सेल है, उसको रोकना है। तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है कि एमएसपी इज लीगली गारंटीड मिनिमम प्राइस। तो भाई एमएसपी के लिए कानूनी रूप से जो है सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है ना, क्योंकि कानून नहीं, यही तो डिमांड कर रहे हैं ना कि कानून का दर्जा दे दो, लेकिन कानून नहीं है, सरकार बोलती है। और चूँकि सरकार बोलती है, सरकार खरीदती भी है, नहीं खरीदेगी तो इलेक्शन में फिर बताना पड़ेगा, सरकार गिर सकती है, इसलिए सरकार एमएसपी पे जनरली खरीदती है, लेकिन कानून नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों, 1 ओनली। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। जरूर बताइए कैसा आपको लगा। इसका पीडीएफ हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कमेंट टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम डाल दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा आपको लग रहा है। तो डेली हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, 30-40 मिनट का डेली क्लास होगा। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक बताया जाएगा, और अगर आप ये अच्छे से मेरे साथ 3-3.5 महीना पढ़ लिए तो आपको आसानी से प्रीलिम्स 2025 निकल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लग पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।